Students, today we are going to discuss our chapter, that is Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement। और इस चैप्टर में हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से हुआ, उसके आगे की क्या कहानी थी, वो सारी चीज के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को लेकर आपने 10th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर पढ़ रखा होगा, ठीक है। इंडिया इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट या इंडिया के बारे में जो सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का, उसमें भी नेशनलिस्ट मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में डिस्कस हुआ है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर के बारे में वो है जी महात्मा गांधी ने एक्चुअल में क्या किया और क्या उनका इंट्रोडक्शन था इसको लेकर, चैप्टर को लेकर। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इंडिया को बनाने में, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान दिया, ठीक है। एक मास बेस्ड स्ट्रगल किया और इस प्रोटेस्ट को, जितने भी ये प्रोटेस्ट हुए, नॉन वायलेंस मूवमेंट हुए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर लें चाहे हम कोई और मूवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सीडीएम एंड एनसी, ये दोनों जो हुए थे मास मूवमेंट थे, लेकिन फिर भी नॉन वायलेंट रही ये मूवमेंट हमेशा, ठीक है। और 1915 से ये मूवमेंट शुरू हुए जब महात्मा गांधी अपनी स्टडी कंप्लीट करके इंडिया आए थे, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका जाने के बाद इन्होंने वहां लॉयर की स्टडी की, वहां भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया। उसी डिस्क्रिमिनेशन को देखकर इन्होंने इंडिया में नॉन वायलेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया। कब तक? 1948 तक ये नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाते रहे और ये लगातार चलता रहा मूवमेंट जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाए, ठीक है। अब इसके साथ महात्मा गांधी ने इंडिया को बनाया, लेकिन आपने गैरीबाल्डी का नाम सुना होगा जिन्होंने इटली को बनाया, जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम सुना होगा जिन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा, ठीक है, और हो ची मिन जिन्होंने वियतनाम स्ट्रगल में अपना साथ दिया और देश को आजादी दिलवाई। इसी तरीके से महात्मा गांधी को भी फादर ऑफ इंडियन नेशन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट, वायलेंट, नॉन वायलेंट तरीके अपनाए और देश को गाइड किया ताकि इंडियन सोसाइटी आजाद हो पाए अंग्रेजों से या उन तौर तरीकों से जिसमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। अब महात्मा गांधी 1915 में इंडिया आते हैं और एक तरीके से जैसे वो इंडिया आते हैं, ठीक है, अब 1915 में इंडिया आने के बाद, ये स्टडी कंप्लीट करने के बाद, अब एक चीज ये भी कही गई, जैसे ये इंडिया आए, इंडिया आते ही इन्होंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि ये लॉयर थे वहां पर और एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं चंद्रन देवनसेन, जिन्होंने इनके लिए क्या बोला कि जो साउथ अफ्रीका है इसी ने इन्हें महात्मा बनाया था। और पहली बार इन्होंने 1915 में जब ये साउथ अफ्रीका से आए तो इन्होंने अपना एक तरीका बनाया नॉन वायलेंट मूवमेंट का, दैट इज कोल्ड सत्याग्रह, ठीक है, जिसमें ट्रुथ और एक तरीके से ट्रुथ का भी बात होगी और मॉरल करेज कि आप कितने ताकतवर हैं, एंड इवन सिविल डिसोबीडियंस की बात होगी। इन्होंने हर कम्युनिटी में, इंडियन कम्युनिटी में ये मूवमेंट चलाया, मूवमेंट लोगों के बीच में लेके गए ये, और लोगों के बीच में ये देखिए यहां पर इन्होंने कैंपेन किया कम्युनिटी को एक साथ रहने के लिए कि सारी कम्युनिटीज एक साथ रहें, ठीक है, और ऐसे तौर तरीके अपनाए जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आए
जिससे लोगों के बीच में ये बात आए कि हमें जो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ पाए। अब जैसे 1915 में इंडिया आते हैं ये, अब देखिए जो हमारी ये महात्मा गांधी है। अब इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप की अगर हम बात करते हैं तो कि इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसा था, कि इंडिया की राजनीति की बात करते हैं, किस तरीके की राजनीति हो रही थी। ठीक है, अब इंडिया का जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव था वो 1893 में जब ये छोड़कर गए थे, 1893 में जब महात्मा गांधी इंडिया को छोड़कर गए थे, उससे बदल चुका था। क्योंकि अब भारत क्या था, अंग्रेजों की एक कॉलोनी था, अंग्रेजों की कॉलोनी बन चुका था। और इवन जो इंडिया का पॉलिटिकल तरीका था वो भी बदल चुका था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है, उसकी जो ब्रांचेस थी हर जगह थी, हर सिटी में, हर टाउन में। मतलब 1893 में जब महात्मा गांधी इंडिया छोड़कर जाते हैं और जब 1915 में वो अपनी स्टडी कंप्लीट करके भारत आते हैं, तो भारत का जो राजनीति थी वो पूरी बदल चुकी थी। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हर जगह थी। क्योंकि अब अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग 1800 में बनी थी। ठीक है, अब बनाने वाले कौन थे, वो उमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चाहे आप एक और लीडर हैं ए.ओ. ह्यूम, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके कुछ मेन लीडर्स कौन से थे, यहां पर देखिए लिखा होगा, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय। ये तीन बड़े लीडर, इनकी जो गतिविधियां थी थोड़ी अलग थी और ये एक तरीके से अलग अलग स्टेट से आती थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो ये बंगाल से, महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पॉल बंगाल से और लाला लाजपत राय पंजाब से। तो इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता था, लाल बाल पाल। और इवन जो कांग्रेस थी उन्होंने मिडिल क्लास के अंदर अपनी साख बनाने के लिए स्वदेशी मूवमेंट की बात कही कि हम स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे भारत के लिए। ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट का मकसद क्या था कि भारत की बनी हुई गुड्स को पहनना, भारत जो विदेशी लोगों का विरोध करेंगे। ठीक है, तो अब जो एक ग्रुप, अब देखिए अगर हम दो ग्रुप की बात करें, अब देखिए तीन लीडर हैं यहां पर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पॉल। ये तीन लीडर की बात करूं तो इनको एक्सट्रीमिस्ट बोला जाता था, गरम मिजाज वाले। और जो मॉडरेट से, यहां पर मॉडरेट भी हैं, इनका जो दूसरा ग्रुप था ये मॉडरेट से मतलब ये नरमी से पेश आते थे ब्रिटिश के साथ, या उनकी बात मान लेना, या उनके साथ बातचीत से चीजें सुलझाना। ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट थे इनके तौर तरीके थोड़े से अलग थे, उग्रवादी तरीके, कि उग्र मिजाज भी एकदम, कि हर चीज में तुरंत बदलाव होना चाहिए। अब जो मॉडरेट थे उसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो एक तरीके से आप कह दो कि गुजराती लाइनेज से थे और गुजरात से थे ये लीडर, और इवन इन्होंने लंदन में भी पढ़ाई की। ठीक है, और एक मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने जो तौर तरीके अपनाए। अब एक बात और भी कही जाती है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी को राजनीति सिखाने वाले या राजनीति में गांधी जी के गुरु भी थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं, ठीक है, ये दोनों मॉडरेट थे। अब जो मॉडरेट थे वो ऐसे थे कि धीरे धीरे काम करना या इस तरीके से काम करना कि ब्रिटिश का विरोध भी ना हो और वो हमारी खिलाफत भी ना करे।
और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो सामने आकर खिलाफत करते थे। अब गांधी जी की अगर आप देखिए कि फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल अपीयरेंस की बात कर लो, या गांधी जी किस तरीके से भारत की राजनीति में छाए, या किस तरीके से राजनीति में एंट्री की। अब गांधी जी जो थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, मतलब जब पॉलिटिक्स में आ रहे थे उससे पहले गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे भारत का उन्होंने दौरा किया, ठीक है। और इवन जो गांधी जी थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में, यहां लिखा होगा देखिए कि his reputation rested on the work he had done in South Africa rather than previous prominence in Indian politics, कि भारत की राजनीति का कोई इतना बड़ा इन्हें मतलब जानकारी नहीं थी, तो इसलिए जैसी अफ्रीका में इन्होंने चीजें देखी थी वैसा चीजें कर रहे थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने भारत का पूरा दौरा किया, ठीक है। और पहली जो पब्लिक अपीयरेंस हुई इनकी, मतलब जब ये लोगों के सामने गए, वो था जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, ठीक है। फरवरी 1916, ये याद रखिएगा, फरवरी 1916 में ये लोगों के सामने गए जब इस विश्वविद्यालय की ओपनिंग हुई, ठीक है। और जितने भी प्रिंसेस या फिलेंथ्रोपिस्ट थे, ठीक है, जो बहुत बड़े उद्योगपति हो गए, जो राजा हो गए, ठीक है, उन्होंने BHU को बनाने में बहुत बड़ा साथ भी दिया, ठीक है। अब जितने भी ये मूवमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी ये चीजें हुई, ठीक है, और कांग्रेस ने एनी बेसेंट को भी, एनी बेसेंट एक बहुत बड़ी लीडर हैं, उनको भी इनवाइट किया था, ठीक है, फाउंडिंग ऑफ BHU। और गांधी जी साउथ अफ्रीका की वजह से, कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा, ठीक है, योगदान दिया था, इस वजह से इन्हें बुलाया गया, इस वजह से इन्हें वहां बोला गया कि आप आइए और इंडियन नेशनल मूवमेंट का साथ दीजिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़िए आप, ठीक है। अब गांधी जी, अब देखिए, इन्होंने, गांधी जी ने वार्न किए जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो, ठीक है, जो दूर है आम लोगों से, वो इंडिया की मूवमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती, और इंडिया को शांति नहीं मिल सकती कि जब तक जो ये बड़े लोग हैं, ठीक है, देयर वॉज नो साल्वेशन फॉर इंडिया अनलेस यू स्टिप ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट ट्रस्ट फॉर योर कंट्रीमैन, कि आप उस चीज को त्याग दें जो आपको अंग्रेजों ने दी है, अंग्रेजों ने आपको उपाधियां दी है, या अंग्रेजों ने आपके साथ जो भी किया, अच्छा किया आपको, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट दी है, उसको जब तक आप त्यागेंगे नहीं, तब तक आप भारत के लिए विश्वास परस्त नहीं हो सकते, विश्वासबद्ध नहीं हो सकते, तब तक आप भारत के लिए अच्छा नहीं कर सकते। और अगर भारत के लिए अच्छा करना है तो आपको जितनी भी उपाधियां उनके द्वारा दी गई है, अंग्रेजों के द्वारा जो भी आपके लिए बोला गया उसको आप त्याग दीजिए, ठीक है। अब जब गांधी जी ने इस बात पर दबाव दिया, सबसे ज्यादा जो बात पर दबाव दिया वो था जी पीजेंट और वर्कर, जो इंडिया में मेजोरिटी में है लोग, उनको इस मूवमेंट का हिस्सा बनाइए, उनके लिए अच्छा कीजिए, ताकि वो चीजें वो कर पाए। और गांधी जी की स्पीच ने सबको सरप्राइज भी किया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दिल से बोला और ये चीज बोली कि जो लोग बहुत अमीर हैं उनको जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, और एक चीज बोली कि भारत तभी आजाद हो सकता है जब हम भारत के प्रति उत्तरदायी होंगे और भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। अब जब ओपनिंग हो रही थी किसकी, BHU की, क्योंकि BHU के टाइम पर गांधी जी आए थे, ठीक है, और उन्होंने वहीं स्पीच दी थी,
अब जो नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी है ये सिर्फ भारतीयों के पैसे से बनी होनी चाहिए या भारत के लोग इसके पीछे मॉरल सपोर्ट दें। और गांधी जी ने अपनी स्पीच में इस चीज का भी इल्जाम लगाया कि जो इंडियन एलीट हैं उनके अंदर आम लोगों के लिए चिंताएं नहीं है, गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए कोई चिंताएं नहीं है, ठीक है, और वो जानना भी नहीं चाहते भारतीयों के बारे में, ठीक है। और इंडियन नेशनल एलीट फिनोमिना एक तरीका है, इंडियन नेशनल एलीट, ठीक है, मतलब वो एक तरीका फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने तरीके से रहें, हमें सुख सुविधाएं मिल रही हैं, हमें भारत से क्या लेना, ठीक है। और एक लेवल पर इंडियन नेशनलिज्म के लिए ये एक स्टेटमेंट था गांधी जी की स्पीच, ठीक है। और इंडियन नेशनलिज्म वाज एन एलीट फेनोमिना, एक तरीका था बड़े लोगों के लिए जिससे लॉयर ये बड़े बड़े लोग बने और उन्होंने भारत के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। गांधी जी ने इंडियन नेशनलिज्म को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की और पूरे भारतीय लोगों को इंक्लूड तक किया, पूरे भारतीय लोगों को इंक्लूड किया, उनके साथ मिलकर चले। अब दिसंबर 1916 में कांग्रेस का सेशन हुआ था लखनऊ में। गांधी जी के पास जब ये लखनऊ का सेशन हुआ था, ठीक है, दिसंबर 1916 में, तो चंपारण बिहार में एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था चंपारण में, ये 1917 में चंपारण कैंपेन जो हुआ था, इसमें लोग आए थे गांधी जी के पास चल के कि किस तरीके से ये करना है और कैसे अंग्रेजों को जवाब देना है। और उन्होंने बोला था कि हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है क्योंकि इंडिगो फार्मर जो हैं, ठीक है, उनको ये बोला जाता है कि आप कोई ऐसी फसल नहीं उगाएंगे जिससे आपको मुनाफा हो। अंग्रेज अपने मुनाफे के लिए उनसे डाई की फसल उगा रहे थे। और फिर अब है जी द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे मास मूवमेंट बना, कैसे ये मूवमेंट बड़ा हुआ, किस तरीके से इसके साथ लोग जुड़े और कैसे। अब गांधी जी के कुछ तौर तरीके, इनिशिएटिव क्या लिए। 1917 में ब्रिटिशर के खिलाफ खड़े हुए चंपारण में, फिर अहमदाबाद लेबर डिस्प्यूट में जो लेबर थे मिल के उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। और फिर आपका जी खेड़ा, खेड़ा के अंदर, खेड़ा में टैक्स को लेकर दिक्कतें थी, तो उसको लेकर इन्होंने, अब अर्ली इनिशिएटिव में हम पढ़ रहे हैं कि जो इनके मूवमेंट हुए वो किस तरीके से चले और कैसे इन्होंने उनका जवाब दिया। अब जितने भी ये मूवमेंट है, गांधी जी लोगों के प्रति बहुत ज्यादा सांत्वना थी कि लोगों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, अंग्रेज भारत के नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के हकों को मारा जा रहा है, लोगों को उनके हक नहीं दिए जा रहे, लोगों को अपने तरीके से फसल उगाने नहीं दी जा रही और लेबर को उनकी जो पैसे हैं, जॉब के पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो जितने भी ये स्ट्रगल से रॉलेट सत्याग्रह था, ठीक है, इसके अंदर गांधी जी ने और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया और एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जो सबके लिए था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मकसद ये था कि सबको एक साथ लाना और सबके साथ मिलकर चलना। अब शुरू के जो इनके स्ट्रगल हैं जिनमें हम अर्ली इनिशिएटिव कहते हैं 1917 और 1918 में, 1917 में जो चंपारण था उसके बाद उसके अंदर क्या था कि लोगों को उनकी जो जमीनें थी उनका मालिकाना हक नहीं मिल रहा था, ठीक है। और बिहार के अंदर जो इंडिगो प्लांट कल्टीवेटर्स थी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा था। और फिर 1918 में दो कैंपेन होते हैं गुजरात के अंदर, 1918 में ये लिखे हुए हैं, देखिए, एक तो जी खेड़ा जो गुजरात के अंदर था, ठीक है, जहां पर टैक्स पीजेंट्स को टैक्स देना है, चाहे उनकी फसलें खराब होगी, चाहे सूखा पड़ गया,
सूखा पड़ने की वजह से उनकी क्रॉप फेलियर नहीं हो पाई, तो गांधी जी ने किसानों के साथ खड़े रहे वो, और उनको उनके हक दिलाने की कोशिश की। और फिर आ गया जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहां पर बेटर वर्किंग कंडीशन की बात की गई 1918 में, कि उनके लिए अच्छी वर्किंग कंडीशन थे, यहां लिखा नहीं हुआ वैसे है। एक और मूवमेंट था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, जिसमें टेक्सटाइल मिल के जो वर्कर्स थे उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। ठीक है, अब है जी आगे जो हमारा है वो है रॉलेट एक्ट। अब जो रॉलेट एक्ट है, जिसको हम रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं, रॉलेट सत्याग्रह कह दो, रॉलेट एक्ट कह दो, या जलियांवाला बाग मैसेकर भी कह दो। रॉलेट एक्ट जो 1919 में, ठीक है, शुरू की गई अंग्रेजों के द्वारा, इसके बहुत ज्यादा प्रभाव हुए भारतीयों पर, ठीक है, इवन गांधी जी पर। ठीक है, तो 1914 से 1918 के बीच में एक वॉर हुआ था। रॉलेट एक्ट के लगने से पहले 1914 से 1918 के बीच में एक वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने इस वर्ल्ड वॉर वन में भारत में प्रेस सेंसरशिप लगा दी। मतलब प्रेस अपनी मर्जी से कुछ भी छाप नहीं पाएगी अखबारों में, अपने तरीके से चल नहीं पाएगी। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो एक्ट थी रॉलेट एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, जितने भी भारत के पॉलिटिकल प्रिजनर थे, मतलब जितने भी नेता थे जिनको बंदी बनाया गया था, ठीक है, अब उनको 2 सालों तक जेल में रखा जा सकता है किसी भी सुनवाई के बिना। और जो ये जो तरीके थे, तौर तरीके थे, जो ये तौर तरीके लगाए गए वो थे जी, लगातार चलते रहे। और वो जो रिकमेंडेशंस दी थी रॉलेट एक्ट को लगाने की, वो दी थी सर सिंडी रॉलेट। एक कमेटी बनाई गई थी सर सिंडी रॉलेट के अंडर में, उसने रिकमेंडेशन दी कि 2 सालों तक आप जितने भी नेता हैं उन्हें जेल में रखिए और बिना कोई सुनवाई के। अब गांधी जी ने पूरे देश के अंदर, ठीक है, बंद की बात की कि पूरे देश में हड़ताल कर दी जाए। गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल की बात की, और ये जो प्रोटेस्ट था रॉलेट एक्ट को लेकर, जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, या आप जिसको आप कहते हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव था वो पंजाब में था, क्योंकि पंजाब के ही लोग शुरू में, जितने पंजाब के पुलिसमैन थे वो वर्ल्ड वॉर वन में लड़ने के लिए गए थे, तो उन्हें यह था कि हमें इनाम मिलेगा, इस वर्ल्ड वॉर वन की वजह से हमें इनाम मिलेगा। लेकिन इनाम नहीं मिला, बल्कि उनके ऊपर रॉलेट एक्ट लगा दिया गया और उन्हें डिटेन कर लिया गया, जेलों के अंदर बंद कर दिया गया। ठीक है, और गांधी जी को भी पंजाब में जाने से मना कर दिया गया और उनको भी जेल में बंद कर दिया गया। मतलब उन्हें भी जेल जाना पड़ा इस रॉलेट एक्ट की वजह से। और बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको भी रॉलेट एक्ट की वजह से अरेस्ट कर लिया, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा पंजाब में था। पंजाब में प्रोटेस्ट होने की वजह से विरोध जैसे जैसे बढ़ा, वैसे वैसे उन लोगों ने, बड़े जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्हें अरेस्ट करना चालू कर दिया। और ये सिचुएशन पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। कैसे? जलियांवाला बाग मैसेकर की हम बात कर रहे हैं, पंजाब में ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जब लोग इकट्ठे हुए रॉलेट एक्ट के खिलाफ, कहां पर? जलियांवाला बाग के अंदर। ठीक है, तो वहां के जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर थे, कौन? जनरल डायर। जनरल डायर ने, जो वो निहत्थे लोग थे जो जलियांवाला बाग में बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और वहां पर पवित्र गुरुद्वारा भी था, उसके दर्शन करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और इवन वो लोग
सरकार की जो वादा खिलाफी थी या सरकार के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बड़ा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए, 400 से भी ज्यादा निहत्थे लोग मारे गए। और इसी को ही जलियांवाला बाग कहा गया। और इस जलियांवाला बाग के कारण गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, क्योंकि हमने आगे पढ़ेंगे, गांधी जी ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसको वापस भी ले लिया था। और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अब देखिए आगे आ गया 1920, अब एक समय पर खत्म हो गया वो, दोबारा से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया, जिसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, ठीक है, और लोगों को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए लोगों को सरकारी स्कूल से ये बोला गया कि आप कोई भी सरकारी जॉब नहीं करेगा, सारे लोग छुट्टी ले लेंगे, ठीक है। और कोई भी, सब बच्चों ने स्कूल छोड़ दिए, यूनिवर्सिटी छोड़ दी, टीचर्स ने अपनी टीचिंग गिव अप कर दी, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस को गिव अप कर दिया, और इवन रिफ्यूज कर दिया ब्रिटिश क्लोथ बाई करने से, और सिर्फ, ठीक है, भारतीय कपड़ों को ही पहना जाएगा, और अंग्रेजी कपड़े की होली जलाई गई, ठीक है, और अंग्रेजी कपड़े को जला दिया गया, बायकॉट किया गया। अब है जी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की वजह से बच्चे भी, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी साथ में जुड़े, लॉयर्स भी जुड़े, वर्कर्स, पीजेंट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहते हैं कि 1928 में बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स हुई, हड़तालें हुई, लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी, और बहुत ज्यादा वर्क डेज मतलब कहते हैं कि काम के दिन, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, ठीक है। ये जो गांधी जी थे, इन्होंने इस मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एक मॉरल डिसिप्लिन, जिसमें आपने चीजों को त्यागा है और मना किया है, बड़ा तरीके से फॉलो किया गया, चीजों को त्याग दिया, रिनंसिएशन, त्यागना, डिनायल मतलब मना कर देना, और ये माना गया कि मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया गया, और एक तरीके से स्वराज, कुछ समय के लिए खुद का राज था, लोग अपने तरीके से अपने आप को चला रहे थे, अपने आप को देख रहे थे। अब देखिए यहां पर कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का हमने विरोध किया, ठीक है, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, लॉयर्स ने, स्ट्राइक्स हुई, ठीक है, और सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई कि हम अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, हम उनका कहानी, और अपने तरीके से अपना रूल, और हमने स्वराज को अचीव कर लिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ अगर हम कहें जी खिलाफत की बात, रॉलेट सत्याग्रह की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट भी मिल गया। कैसे? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के अंदर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो खलीफा था, कहां के, टर्की के जो खलीफा थे, उनको अपनी गद्दी से हटाया जा रहा था। तो मुसलमानों के जो सबसे बड़े, ठीक है, खलीफा थे, जो मुसलमान वर्ल्ड को चला रहे थे, उनको, खलीफा को खत्म कर दिया जाएगा, किसके द्वारा? केमल अतातुर्क, जो टर्की के राजा थे, टर्की के राजा खलीफा की गद्दी को खत्म करना चाहते थे। तो गांधी जी को यह था कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आपस में मिल जाएंगे, दो बड़ी कम्युनिटीज एक साथ आ जाएंगी और एक तरीके से अंग्रेजों का विरोध कर पाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो पाएंगे। अगर दो कम्युनिटीज, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट मोहम्मद अली और शौकत अली चला रहे थे,
उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी, गांधी जी ने मान गए और वो ये चाहते थे कि दो कम्युनिटीज अगर एक अम्ब्रेला के नीचे आ सकती हैं तो इससे हम ब्रिटिश मूवमेंट का खिलाफत ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। और इसी मूवमेंट की वजह से लोगों ने, जो मैंने आपको बोला, स्टूडेंट्स ने बायकॉट किया, लॉयर्स ने कोर्ट नहीं अटेंड की, ठीक है, और जो वर्किंग डेज थे सिटीज में वो कम हो गए, स्ट्राइक्स होने लगी हर जगह। तो 396 स्ट्राइक्स हुई 1921 में, और 6 लाख जो वर्कर्स थे, ठीक है, लगभग 7 मिलियन वर्क डेज उनके लॉस्ट हो गए, मतलब 70 लाख दिन उन्होंने जॉब नहीं की। और जो फॉरेस्ट लॉस थे, अब देखो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट को भी अपने अंडर में ले लिया था, तो उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट के साइड में भी फेंसिंग कर दी थी। जो हमने 10th में पढ़ा था, गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश की बात, जहां पर राजू थे, एक बहुत गुडेम हिल्स के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया था। फिर फार्मर्स से जो अवध किसान सभा बनी थी, तो अवध किसान सभा बना के उन्होंने अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया था। और इस तरीके से जो ये मूवमेंट था ये चल रहा था। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहे थे ये लोग, ठीक है, और एक साथ मिलकर एफर्ट करेंगे तो अंग्रेजों की गद्दी को हिला पाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जा पाएंगे। दैट्स इट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो।